मैग्नस। अब वो मेल बात नहीं थी, वो भी मेल बात नहीं है, मैं तेरे को फॉरवर्ड करता हूँ, तो सुना मैं ईमेल आईडी बनाता हूँ। एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि लोगों को लगता है कि जैसे एमएसएमई मार्ट है, उसमें आपके रजिस्ट्रेशन के कुछ चार्जेस लगते हैं एक लिमिट के बाद, लेकिन जैम एकदम फ्री है, इसमें आप फ्री अपना रजिस्ट्रेशन बना सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स एब्सोल्युटली फ्री कर सकते हैं, इसके कोई चार्जेस नहीं है। कुछ लोग आपसे चार्जेस जरूर लेंगे, जो वो चार्जेस लेते हैं वो आपके जैम कंसल्टेंट्स हैं, जो अपने सर्विस चार्जेस लेते हैं। जैसे आप हम सब जानते हैं कि एमएसएमई का सर्टिफिकेशन एकदम फ्री है, बट लोग उसके चार्जेस लेते हैं। तो वो उनका कंसल्टेंसी चार्जेस होता है, वो वेरी करता है कि कंपनी टू कंपनी वो अपने हिसाब से ले सकते हैं, बट अगर आप खुद इंडिविजुअली कर सकते हैं तो ये आपके लिए सारी चीजें फ्री है। तो बायर्स कौन कौन हो सकते हैं, कि कौन कौन परचेज कर सकता है? अगर हम जैसे हम सब हैं, हम सारे के सारे सेलर्स कैटेगरी में आते हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि हमसे कौन परचेज करने वाला है। तो जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो पीएसयूज हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो आपके ऑटोनोमस बॉडीज हैं, और साथ साथ कुछ एनजीओ भी हैं जो गवर्नमेंट के साथ इंटीग्रेटेड हैं, वो भी आप जैम के थ्रू परचेज कर सकते हैं। तो वो लोग कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनका प्रोसेस एकदम अलग है और हमारा प्रोसेस एकदम अलग है। उनको मिनिस्ट्रीज वगैरह से अप्रूवल लेना पड़ता है, उनका एक एडमिन यूजर बनता है जिसमें एक मेन यूजर होता है, और वो मैं इसको लास्ट में बताऊंगा कि उनके कितने नंबर ऑफ यूजर्स वो लोग बना सकते हैं। बायर्स अलग बनाते हैं, कंसाइनी अलग बनाते हैं, वो डीडी अलग बनाते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और वो लोग कैसे बाय करते हैं उसमें भी, जैसे हम फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे बाय करते हैं, सेम वही प्रोसेस है, बट उसको और थोड़ा सा रिफाइन किया गया है, कि जिसमें फ्लिपकार्ट और उसमें अमेजोन पे तो आप कंपैरिजन वगैरह हर चीज में नहीं कर सकते, लेकिन उसमें आप कंपैरिजन भी कर सकते हो और उसके बाद आप बिडिंग भी कर सकते हो। ये एक एडवांटेज उनको दी गई है। सेलर्स कौन बेच सकता है सामान? क्या आपके पास सिर्फ एक ट्रेड नेम होना चाहिए और आपके पास आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, जिसके बिहाफ पे आप अपनी सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। और आप बेच क्या क्या सकते हैं? बेचने के लिए अगर हम प्रोडक्ट, दो ही कैटेगरीज हैं जम के ऊपर, एक है प्रोडक्ट्स और दूसरा है सर्विसेज। प्रोडक्ट में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पिन से लेके जहाज तक आप बेच सकते हैं। आप चाहे मेडिकल इक्विपमेंट में डील करते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करते हैं, चाहे आप हाउस कीपिंग आइटम्स में डील करते हैं, चाहे आप कन्फेक्शनरी में, चाहे आपका ग्रोसरी स्टोर है, चाहे आप फ्लावर्स में डील करते हैं, मतलब जो चीज आप सोच सकते हैं वो सारी चीजें आप इसमें बेच सकते हैं। इसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां भी बिकती हैं। तो अब गवर्नमेंट को अलग से गाड़ी लेने के लिए कोई अलग से टेंडर करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली जेम के थ्रू ही परचेज करनी। आवाज नहीं आ रही। तो सेलर्स रजिस्टर क्यों करें? जैसे हम सब जानते हैं कोरोना ने बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल दिया सबके बिजनेसेस पे, और कईयों का तो बिजनेसेस बंद ही हो गया और कईयों का 50% से भी नीचे टर्नओवर आ गया है। तो गवर्नमेंट में क्या है कि गवर्नमेंट में बजट हमेशा डिफाइंड होता है, वो कभी भी कम नहीं होता, और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हम गवर्नमेंट में काम करें। और जब भी हम गवर्नमेंट में काम करते हैं तो एक हमारी ऑथेंटिसिटी बढ़ती है, एक हमारा क्या कहते हैं अथॉरिटी बनती है कि हम गवर्नमेंट में इतने साल से काम कर रहे हैं, और जिस हिंदुस्तान में हम हैं, तो अगर हम उसके उसी गवर्नमेंट की सेवा कर सके तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छा हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारे दिमाग में आता है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर वाली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं होता। डिफेंस की सारी चीजों में भी आप अपना शेयर कर सकते हैं और अपना सामान बेच सकते हैं। और मेरे बहुत से डिफेंस कस्टमर्स हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में मैं सप्लाई करता हूँ। सो ये तो मैंने बता दिया कि कौन कौन से लोग हैं जो गवर्नमेंट में हमसे परचेज कर सकते हैं। एडवांटेजेस, अगर सबसे बेस्ट एडवांटेज क्या, कई बार हम लोग, आप लोगों में ना बहुत से लोग, हमारी टीम के ही मेंबर जो हैं गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड हैं, जैम पे रजिस्टर्ड भी हैं, उन लोगों के मेरे पास फोन आते हैं, वो कहते हैं संजीव हम ना कभी अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पाते हैं। क्योंकि जो प्रोडक्ट, अगर मान लीजिए मैं एक बुक बेचता हूँ जिसकी कॉस्ट 250 रुपए मेरी कॉस्टिंग आती है, और लेकिन जैम पे वो 150 रुपए में डली हुई है, तो ऐसा नहीं है। उसके बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी स्पेसिफिकेशंस को ऐड कर सकते हो। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आप एक दिन में कई लाखों के ऑर्डर्स उठा सकते हो, अगर आप उठाना चाहो। 25,000 तक कभी भी आपको कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ऑर्डर्स पर होते हैं। चाहे आप मान लीजिए, अगर आपके हाउस कीपिंग की अगर हम बात करें तो 25,000 रुपए की फिनाइल आप एक बार में बेच सकते हैं, 25,000 रुपए की स्टेशनरी एक बार में बेच सकते हैं। स्टेशनरी में भी सिर्फ अगर पेन की बात करें, खाली पेन बेच सकते हैं, स्टेपलर पेन अलग बेच सकते हैं, इंक अलग बेच सकते हैं, रिफिल्स अलग बेच सकते हैं। वो 25,000 का बहुत सारे ऑर्डर्स बना सकते हैं, और इसमें किसी भी तरह की बिडिंग वगैरह की आपको जरूरत नहीं है, आप ये डायरेक्ट ऑर्डर्स आते हैं। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए आपका कोई कस्टमर है, इसमें एक प्ले भी है। जैसे मान लीजिए एक स्पेसिफिक, अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें, तो 25,000 रुपए का एक कंप्यूटर उनको पसंद में आता है जो वो लेना चाहते हैं, तो वो उन्होंने परचेज कर लिया, लेकिन सेम वही स्पेसिफिकेशन का ऑर्डर वो आपको दोबारा नहीं दे सकते, वो आपका एक हफ्ते के लिए ब्लॉक हो जाता है। तो नेक्स्ट वीक में आप डेफिनेटली 25,000 का एक और ऑर्डर उनसे उठा सकते हो सेम प्रोडक्ट का।
लेकिन अगर आप चाहो कि आपको मल्टीपल ऑर्डर्स उठाने हैं तो आपको ब्रांड चेंज करने पड़ेंगे, कि जैसे आपने 25,000 में एक डेल का लैपटॉप भेज दिया, एक एलजी का भेज दिया, एक आपने एसर का भेज दिया, एक आपने सोनी का भेज दिया, इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है एमएसएमई। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हमारी एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं उनको टैक्स बेनिफिट्स तो हमारे जैसे सीए मित्र हैं वो लोग बता ही देंगे, और भी बड़े सारे बेनिफिट्स हैं। और जेम पे एक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को, कि जो 25% ऑफ परचेज वो लोग करेंगे वो सिर्फ एमएसएमई ऑर्गेनाइजेशन से ही करेंगे, तो एक तरह से आपको प्रेफरेंस मिलती है। और इवन टेंडरिंग में भी आपको बहुत सारी चीजें का छूट मिल जाती है, कि उसमें आपको जो भी आपने देखा होगा कि बैंक गारंटी वगैरह देनी पड़ती है, आपको टर्नओवर दिखाना पड़ता है, आपको मिनिमम एक्सपीरियंस दिखाना पड़ता है। अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो जेम पे इन सारी चीजों को आप बाइकआउट कर सकते हैं, इसकी आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एलिजिबल हो जाते हैं बिडिंग के लिए। अगर मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ तो आप मुझे बता देना, क्योंकि मैं कंप्यूटर वाला बंदा हूँ, थोड़ा तेज चलता हूँ। तो अब अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि जेम पोर्टल में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप डाल सकते हो। और सपोज कीजिए आपने कुछ भी इन्वेंट किया है, कुछ नया आपने इनोवेटिव प्रोडक्ट डिजाइन किया है, तो आप जेम की अथॉरिटीज को अप्रूवल के लिए डाल सकते हैं, और वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी उसके लिए बना देंगे, और उसमें आप अपना प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। और जैसे ही आप वो कैटेगरी आपकी बन जाती है तो उसमें आप ही नहीं, हम सब जितने भी और भी वेंडर्स हैं वो सारे के सारे अपने प्रोडक्ट्स अपलोड करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कि कोरोना के टाइम पे बहुत सारे नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आए, पीपी किट्स आई, ग्लव्स वगैरह, मास्क वगैरह, इतनी ज्यादा वॉल्यूम में नहीं थे, लेकिन उसके बाद स्पेशली इनके लिए अलग से कैटेगरीज बनाई गई, और उसके लिए स्पेसिफिकेशन बनाई गई कि अगर कोई पीपी किट के लिए या किसी भी चीज के लिए डिमांड कर रहा है तो आपको 3 दिन के अंदर अंदर उसको फुलफिल करना है, वरना वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। और आपने देखा होगा बहुत सारे सैनिटाइजर डिस्पेंसर्स अलग अलग तरह के आए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स भी आए, इलेक्ट्रॉनिक भी हैं, मैनुअल भी हैं, वो सारी की सारी कैटेगरीज बाद में एड ऑन हुई। लेस पेपर वर्क, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इसके पीछे जो बेसिक पर्पस था वो 2 ही चीजें थी, एक तो पेपर वर्क बहुत कम हो जाए, सब कुछ ऑटोमेटेड हो जाए, और ह्यूमन मैन पावर थोड़ी कम लगे, और साथ के साथ ही जो भी कम्पिटिटिव रेट्स पे गवर्नमेंट को सामान मिल सके। ट्रांसपेरेंसी इसमें सबसे ज्यादा है। आपको कोई भी, आप जेम से परचेज कर रहे हो तो कोई भी एक सिंगल अथॉरिटी नहीं है कि आपने परचेज कर लिया और कल को किसी, या तो आपके नौकरी पे, आपके प्रोडक्ट्स पे खतरा आएगा, आपके कंपनी में खतरा होगा, पेनल्टीज लगेंगी, या फिर जो जिसने आपको ऑर्डर प्लेस किया है उसके पास कोई भी चैलेंज आने वाला है। क्योंकि ऑर्डर प्लेस करने से पहले एक पूरी सीरीज है उनकी अप्रूवल्स वगैरह, अप्रूवल अथॉरिटी होती है, वो सारे अप्रूवल डालते हैं, फाइनेंशियल अप्रूवल अलग होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल अलग होता है, और जो प्रोडक्ट रिक्विजिशन जनरेट करता है वो एक अलग रिक्विजिशन होती है। तो 3-4 स्टेजेस होती हैं, उसके बाद ही वो लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो ये सबसे सेफ और ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट कैसे होता है? अगर मान लीजिए कोई भी चीज है, आप जब भी जेम पे लॉगिन करोगे ना तो आपको एक प्रोडक्ट पे कम से कम 200 रेट दिखाई देंगे। अगर आप कंप्यूटर लॉगिन करते हो, एसी लॉगिन करते हो, टीवी लॉगिन करते हो, तो आपको अगर एक एवरेज 32 इंच का टीवी है तो आपको 7,500 से लेके 35,500 रुपए तक आएगा। तो वो एक ट्रांसपेरेंसी है, उसमें सारी स्पेसिफिकेशन मेंशन है कि क्यों ये प्राइस रेट वेरी कर रहे हैं सब में, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो। बायर्स के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज उसमें अपलोडेड हैं। सर्विसेज में अभी आपको बताऊं कि अभी अप्रोक्सीमेट जो वर्किंग सर्विसेज हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे ऐड हो रही हैं, वो मैं लास्ट अपनी स्लाइड्स में आऊंगा, बताऊंगा कौन कौन सी सर्विसेज हैं। आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। कंपैरिजन का बहुत बढ़िया ऑप्शन है। जैसे मैंने आप लोगों को ये बताया ना कि आप 25,000 तक का सामान तो डायरेक्ट परचेज पे ले सकते हो। आपने 25,000 की बुक्स बेच दी, 25,000 की स्टेशनरी बेच दी, 25,000 की वाटर बॉटल्स बेच दी, कुछ भी बेच दी, लेकिन अगर 25,001 रुपए का सामान वो हो गया और कोई एक यूनिट है, तो आप उसके लिए उनको कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपैरिजन के पीछे क्या एक प्रोसेस क्या है, जब बायर करता है तो उसको 3 अलग अलग वेंडर्स चूज करने पड़ेंगे और 3 अलग अलग कंपनी चूज करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक मोबाइल लेना चाहता हूँ जिसकी कॉस्ट 25,500 रुपया है या 25,001 रुपया है, तो अब मैं, अगर मैं 25,000 तक में लेना चाहूँ तो मेरे को कोई भी ब्रांड में चूज कर सकता हूँ अपने हिसाब से, कोई क्वेश्चन नहीं है, एकदम ट्रांसपेरेंसी है उसमें। लेकिन अगर मैं 25,000 से ऊपर जाना चाहता हूँ तो फिर मेरे को 3 अलग अलग ब्रांड्स में कंपेयर करना पड़ेगा, चाहे मैं एप्पल में करूँ, ओप्पो में करूँ, वीवो में करूँ, किसी में भी करूँ। तो फिर जेम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता है कि L1 कौन है, तब आप नहीं चूज कर सकते। तो ये एक सबसे बड़ी ट्रांसपेरेंसी ये है कि अगर जब भी आप 25,000 से ऊपर का सामान लेते हो तो जेम खुद आपको L1 बताएगा कि ये पर्टिकुलर कंपनी L1 है और आप इसका परचेज कीजिए। वो ऑटोमेटिकली आप किसी को ऑर्डर प्लेस भी नहीं कर पाओगे, डायरेक्ट ऑर्डर L1 को ही जाएगा। और बायर्स का जैसे मैंने बता दिया, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों वो लोग ले सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी है। और इसमें वेंडर रेटिंग भी है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे वेंडर्स है ना, कोई भी चीज आती है ना तो किसी 2 चीजें आती हैं, उसके साथ पॉजिटिव चीजें भी बहुत सारी होती हैं और नेगेटिव चीजें भी बहुत सारी होती हैं।
पॉजिटिव ये इसमें ये सब है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी है, बहुत सारी चीजें हैं, बट नेगेटिव ये है कि बहुत सारे फेक वेंडर्स भी होते हैं जो रेट्स खराब करने के लिए प्रोडक्ट का रेट एकदम गलत डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है, आप कोई भी आइटम आप बोलिए, कोई की बेसिक कॉस्ट अगर 1000 रुपए आती है तो आप देखोगे जहाँ पे बहुत जगह पे आपको वो 300 रुपए में भी दिखाई देगी। तो इस तरह के वेंडर्स को डिसेबल करने के लिए वेंडर रेटिंग सिस्टम डाला गया है, क्योंकि ऑर्डर्स आप तब तक प्लेस नहीं कर सकते जो L1 होगा वो जैम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता है। तो इस वजह से फिर जब कस्टमर के पास प्रोडक्ट नहीं पहुंचता है और जो वेंडर्स होते हैं उन्होंने गलत प्राइसेस डाले होते हैं तो वो उनको डिसेबल करते हैं, तो उससे वेंडर की रेटिंग कम होती जाती है, जिससे वो बाद में उनको बाइकआउट किया जा सकता है और उनको डिसेबल किया जा सकता है। यूजर फ्रेंडली डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में आपको सब पता चल जाता है कि आपने कितने ऑर्डर्स परचेज करे हैं, कितने से कितने टाइम तक करे हैं, कितनी पेमेंट्स आपने कर दी हैं, कितनी पेमेंट्स आपकी पेंडिंग है, कितना आपके उस मटेरियल आ गया लेकिन आपने रिसीव नहीं किया है। ये सारी की सारी चीजें आपके पास फैसिलिटीज होती हैं बायर्स के पास। बायर्स के पास एक बहुत ही बेनिफिट एक दो चीजों का होता है। एक तो जितना भी हम लोग जो बेचेंगे ना सामान, कभी भी हम उसमें कोई भी एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं लगा सकते हैं। अगर आपने एक चीज का प्राइस मान लीजिए 10,000 रुपया डाल दिया, तो 10,000 रुपए में चाहे आपको वो मुंबई भेजनी है, चाहे वो कलकत्ता भेजनी है, चाहे वो दिल्ली में भेजनी है, आप उसमें लॉजिस्टिक चार्ज अलग से नहीं लगा सकते। टैक्सेस जितने भी हैं वो उसी में इंक्लूड होंगे और कस्टमर कभी भी उसको रिजेक्ट कर सकता है अगर वो टेक्निकली उस चीज को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। हमारा हमने जो प्रोडक्ट भेजा है वो उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं करेगा, तो उसको वो या तो ऑर्डर भी कैंसिल कर सकता है, नहीं तो उनके पास रिटर्न पॉलिसी 15 दिन के अंदर अंदर उसको रिटर्न कर सकते हैं। बहुत बार कस्टमर्स आपका सामान ले लेंगे, एक महीने तक रिसीव नहीं करेंगे, उसके बाद बोलेंगे हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको ये चीज पसंद नहीं है या आप इसको वापस ले जाओ। ये अक्सर गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट में ये चैलेंज हम लोगों को, जितने भी हम वेंडर्स होते हैं, उन्हें फेस करना पड़ता है। तो जैम में इसकी ब्यूटी ये है कि 15 दिन तक अगर उन्होंने आपका सामान रख लिया तो उसके बाद उसको वो वापसी नहीं कर सकते हैं। उससे पहले उनको बताना पड़ेगा कि ये टेक्निकली क्वालिफाई करता है क्या नहीं करता, और अगर कुछ भी इशू है उसके बाद आप उसमें सर्विस करके उसको आप रिपेयर कर सकते हो, फिर आप अड़ सकते हो कि हाँ मैं ये सामान वापस नहीं ले सकता। अब ये आपके पास पहुंचने के बाद ही 15 दिन हो चुके हैं। अब बारी आती है हमारी सेलर्स के लिए क्या बेनिफिट्स हैं। अभी तक क्या होता था कि जब भी चाहे हम कॉर्पोरेट की बात करें या गवर्नमेंट की बात करें, हम लोग अपनी सेल्स टीम को हायर करते थे, वो डोर टू डोर मार्केटिंग करते थे, जाते थे कंपनीज में, सीधा गार्ड ही मना कर देता था। जो कॉर्पोरेट में गार्ड मना कर देता है किससे मिलना है, साहब नहीं आए, ठीक है। गवर्नमेंट में क्या होता था, गवर्नमेंट में कोई घुसने ही नहीं देता था, आपको पता ही नहीं होता था किस बंदे से मिलना है, क्योंकि वहां पे हर डिपार्टमेंट में, हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग हायरार्की होती है। किसी जगह पे स्टोर ऑफिसर्स परचेज करते हैं, किसी जगह पे परचेज ऑफिसर्स करते हैं, किसी जगह पे एडमिन ऑफिसर करते हैं। हर एक के अलग अलग KRS डिफाइंड है, तो हमें पता ही नहीं चलता था कि हमें एक्चुअली किससे मिलना है। पता चलता था बहुत बार आप एकदम उस बंदे से मिलके आ रहे हो जिसका उस पर्टिकुलर कैटेगरी में कोई रोल ही नहीं है, और बाद में फिर वो अनएथिकल डिमांड्स करने लग जाते थे। तो इन चीजों से बचने के लिए अब आपके पास डायरेक्ट एक्सेस है, जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं सबका आपके पास डायरेक्ट एक्सेस है। आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं आपको कहाँ जाना है, आप अपना प्रोडक्ट अपलोड करो और पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप उसको डिस्पैच कर सकते हो। आपके पास बिडिंग का ऑप्शन है, अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो या अगर आप जो भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप खुद मैन्युफैक्चरर हो तो आप बिड्स में सबसे ज्यादा कमा सकते हो, क्योंकि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में भी थोड़ा सा मार्जिन रखें, उसमें आपकी मार्केटिंग कॉस्ट बिल्कुल बच जाती है। आपको कहीं पे आपको रिटेलर्स को नहीं देना, डिस्ट्रीब्यूटर्स को कुछ नहीं देना, आप मैन्युफैक्चर डायरेक्ट, आप जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजन पे आपने देखा है कि बहुत ही कम्पिटिटिव रेट्स में सामान आता है, तो आप उससे भी कम्पिटिटिव रेट्स में यहाँ बेच सकते हो। न्यू प्रोडक्ट सजेशन फैसिलिटी अवेलेबल टू सेलर्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप कोई भी नया प्रोडक्ट डालते हो तो आप उस कैटेगरी में, कई बार क्या होता है कि जैम में जो टेक्निकल टीम है वो अनलिमिटेड कैटेगरीज हैं, ठीक है। उनको नहीं पता कि अगर मान लीजिए आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हैं तो उसको आप क्या कहेंगे, अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हैं तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या कहेंगे, या वो क्या करते हैं कि कई बार एक ही कैटेगरी में बड़े सारे मल्टीपल रेंजेस के प्रोडक्ट आ जाते हैं, तो वो मिसलेनियस कैटेगरी टाइप बन जाती है, जिसमें कई बार कस्टमर्स को उसको कैटेगराइज नहीं कर पाता। तो हम उन्हें सजेस्ट करते हैं, एक टाइम टू टाइम मीटिंग्स होती रहती हैं ओईएम्स के साथ जैम की। तो पहले तो ऑफलाइन मीटिंग्स होती थी DSNG के ऑफिस में, तो वहां पे हम उनको एजुकेट कर देते थे कि ये जैसे कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो कई बार क्या होता है कि लोग i3 मशीन डाल देंगे बट उसमें जनरेशन स्पेसिफाई नहीं करेंगे। तो i3 मशीन होती है कोई 5 साल पहले मैन्युफैक्चर हुई है, कोई आज मैन्युफैक्चर हुई है, तो दोनों की परफॉर्मेंस में बहुत फर्क होता है। तो होता क्या था कि अब हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम उनको बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है ये इसका एंड ऑफ लाइफ हो गया, EOSL हम उसको कहते हैं, एंड ऑफ सेलिंग लाइफ। एंड ऑफ सेलिंग लाइफ हो जाएगा तो हम उसको डिसेबल कर देते हैं ताकि कोई भी बंदा उसे बेच ना सके। तो इसलिए जैसे अमेजन पे तो आपने देखा होगा कि 20 साल पुरानी मशीन भी मिल जाती है, जैम पे ऐसा नहीं है, जैम पे आपको हमेशा लेटेस्ट सामान मिलेगा और आप बेच भी वही पाएंगे। डायनेमिक प्राइसिंग है, प्राइस आप खुद चेंज कर सकते हो।
जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना से पहले बहुत ही कम्पिटिटिव रेट से हमें सामान मिल जाता था, लेकिन जैसे कोविड-19 आया उसके बाद एमआरपी से भी ऊपर आप लोगों को सामान मिलने लग गया, इवन घर के हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये फैसिलिटी हमारे पास है कि हम कभी भी अपना प्राइस हम चेंज कर सकते हैं। बट प्राइस आप कम तो जितनी बार मर्जी कर लो एक दिन में, लेकिन अगर आपने कम कर लिया तो उसको बढ़ाने के लिए आपको 1 महीने का टाइम देना पड़ता है। मतलब अगर मान लीजिए आप मोबाइल सेल करते हैं, एक मोबाइल की कीमत आपने 10,000 रुपए सेट की हुई थी और आपके कस्टमर ने बोला कि नहीं, अगर आप मेरे को 9500 में दे दोगे तो मैं आपसे 10 प्रोडक्ट ले लूंगा, तो आपने 9500 प्राइस कर दिया, लेकिन उसके बाद आप उस प्राइस को चेंज नहीं कर सकते, अब आपको 1 महीने बाद ही चेंज कर पाओगे। तो उसके सबसे बड़े बेनिफिट क्या होता है कि जब भी आप प्रोडक्ट है तो उसमें आप प्राइस ना चेंज करो, उसमें आप डिस्काउंट ऑफर कर दो। जब आप डिस्काउंट ऑफर करोगे तो डिस्काउंट आप वेरी कर सकते हो, आपका प्राइस मतलब स्टेबल रहेगा। सेलर फ्रेंडली डैशबोर्ड, जैसे बायर्स के लिए डैशबोर्ड आता है, सेम हमारे लिए भी आता है, हमें भी पता चल जाता है कि हमने कितने के ऑर्डर्स उठाए हैं, कितने की हमारे पास पेमेंट आ चुकी है, कितनी पेमेंट्स पेंडिंग है, सारी इंफॉर्मेशन हमारे डैशबोर्ड पे हमारे पास आ जाती है और पेमेंट्स का फॉलोअप भी हम सॉरी खुद ही कर सकते हैं। कंसिस्टेंट एंड यूनिफॉर्म सॉरी परचेज प्रोसीजर, एक पूरा मैंने आपको बताया एक गाइडलाइन है जिसके थ्रू ही सारा का सारा परचेज होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपके पास ऑर्डर आएगा वो ऑटोमेटिक ऑर्डर्स भी आपके पास बहुत सारे आएंगे जब आप परचेज कर लेते हो सामान और जैसे अपने प्रोडक्ट्स अपलोड कर देते हो। अभी तक किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो एक बार पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे बताता हूँ। नहीं संजीव जी, परफेक्ट चल रहा है। सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। मैं कह रहा हूँ एकदम परफेक्ट चल रहा है। चल रहा है, चलो थैंक यू सर, आगे बढ़ते हैं। जेम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको एक अपना ट्रेड नेम बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड है तो भी आपकी कंपनी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बट एक ट्रेड नेम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी भी आप इंडिविजुअल को आप कंपनी नहीं बोल सकते हैं। चाहे आप प्रोप्राइटरशिप है तो भी आपका एक ट्रेड नेम आप जरूर होता है कि आप जिसके नाम पे आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है तो फिर आप उसमें तो बहुत सारी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। जितने आप अपने कैप में फेदर्स ऐड करेंगे उतना ज्यादा आप जेम पे आपको आपके क्या कहते हैं बिड्स जीतने के जो ऑप्शंस हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं और उसमें कंडीशंस भी बहुत कम हो जाती हैं। जैसे अपनी कंपनी कब बनी है तो उसका जो भी इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट है वो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। जीएसटी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया है, ये से आपको डेफिनेटली एडवांटेजेस मिलती हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने जीएसटी सर्टिफिकेशन ले रखा होता है, तो ये प्रेफर करती हैं कि उनको जीएसटी जो भी माल सप्लाई हो वो जीएसटी जो क्वालिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है उसी से ही हो। एमएसएमई सर्टिफिकेशन आपके पास है तो मैंने आपको पहले से ही बता दिया कि जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं या पीएसयूज हैं जो भी हैं उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि वो 25% तो मिनिमम परचेज एमएसएमई रजिस्टर्ड कंपनी से ही करें। तो उसमें एडवांटेज क्या है कि मान लीजिए अगर ए कंपनी है जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है और बी कंपनी जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है और ए कंपनी ने जो अपने प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं उसकी मिनिमम कॉस्ट मान लीजिए 100 रुपीज है और बी कंपनी 125 में उस प्रोडक्ट्स को बेचती है जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, तो डायरेक्टली एमएसएमई रजिस्टर से 125 में ले सकते हैं। ये आपका एडवांटेज मिल जाएगा क्योंकि वहां पे वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि अगर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आपके पास नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, बट एक एड ऑन्स है वो आप पे आपकी कॉल है कि आप उसको करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको 2-3 चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपको ना एकदम एग्जैक्ट डेट डालनी है कि आपकी कंपनी कब स्टार्ट की थी आपने, अगर वो प्रोप्राइटरशिप है तो कितने साल पहले की थी, क्योंकि जब भी आप डालेंगे तो आपको मिनिमम 3 साल का रिटर्न जरूर फाइल करना पड़ेगा, उसके बिना प्रोडक्ट्स अपलोड कर ही नहीं सकते। तो अगर आपकी कंपनी अभी आपने स्टार्ट की है तो आप अभी डालिए, उससे एडवांटेज है कि आप इंस्टेंट काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पिछले 3 साल में अगर मान लीजिए 2 साल का इनकम टैक्स फाइल नहीं किया है तो आप जेम पे काम नहीं कर पाएंगे, उसमें आपको चैलेंजेस आएंगे। ओनर डिटेल्स में जैसे मैंने आपको शुरू से मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड ही जरूरी है, उसी से ही आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। लेकिन आधार कार्ड आपका आपके मोबाइल से इंटीग्रेटेड होना चाहिए, मोबाइल नंबर उस पर अपडेट होना चाहिए, वरना आप इसमें 1 रुपए की सेल नहीं कर सकते, आप इसमें काम ही नहीं कर सकते जेम पे। जेम पे सबसे बड़ा जो ब्यूटी है वो ये है सेलर्स के लिए और बायर्स के लिए कि जितने भी बायर्स जब भी ऑर्डर प्लेस करते हैं तो मल्टीपल हर लेवल पे उनके पास एक ओटीपी आता है, ऑथेंटिकेट होता है वो उनके ईमेल आईडी पे, तब जाके ईमेल आईडी या मोबाइल किसी पे भी, हमारे पास भी हमारी ईमेल आईडी भी एक जरूरी होगी, आप जीमेल की ईमेल आईडी बना सकते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे जैसे ही आप रजिस्टर कर लोगे आपका 100 से 150 मेल्स आएंगी। तो अगर आप अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी उसमें इंटीग्रेट कर लोगे तो आप लोगों को बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि उसमें आपकी काम की ऑफिस की मेल्स छूट सकती हैं।
तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जैम के लिए स्पेसिफिकली एक अलग से या तो अपना ऑफिशियल ईमेल आईडी एक जैम पे एक अलग अपने डोमेन पे बना लीजिए, या फिर जीमेल वगैरह पे एक बना लीजिए, क्योंकि रोज की 100 से 150 मेल्स आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी जब जैसे आपके प्रोडक्ट्स लिस्ट होना शुरू हो जाएंगे। और जो डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, आपका जो जो आप काम कर रहे हैं सर्विसेज वगैरह वो पूरा का उसमें मेमोरेंडम अब वो अपलोड करने के लिए आपसे मांगेंगे। पहले नहीं मांगते थे, अब जेम 4 के बाद इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा कि आप किस किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी में डील करते हैं, ताकि आप बहुत सारी चीजें मतलब बहुत सारे आपको वेंडर्स ऐसे दिखेंगे जो पानी भी बेच रहे हैं, जो आप मशीनरी भी बेच रहे हैं, जो मेडिकल इक्विपमेंट भी बेच रहे हैं। और आपने देखा होगा आजकल जैसे हम लोग बहुत सारे नेटवर्किंग ग्रुप्स के मेंबर्स होते हैं, तो वहाँ पे आज की डेट में 80% लोग हैं जो कोविड का सामान बेच रहे हैं। तो इस तरह की कुछ भी चीजें ना हो, इस वजह से आपको अपना कैटेगरी डिफाइन करनी पड़ेगी। बैंक डिटेल्स आपकी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जो भी पेमेंट है बहुत ही रेयर केसेस में आपके पास चेक बन के आएंगे, ठीक है। 95% जो पेमेंट्स हैं आपकी वो आप लगा लीजिए आपके बैंक में ट्रांसफर होगी। तो सबसे बढ़िया है आपके पास पूरी वाइट मनी आती है, आपको कोई चैलेंज नहीं है, टैक्स कट के आता है, कहीं पे टीडीएस कट के आता है। तो मतलब जब आप सेफ मोड में काम करना चाहते हैं और अपनी कंपनी को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट यही होता है कि आपके सारी पेमेंट्स ऑनलाइन आए और आपकी कैश ट्रांजेक्शन जितनी कम हो। तो अगर आप मेरी बात करें तो मैं पिछले जब से जेम आया है उसके बाद मेरे अकाउंट्स में कभी भी मैंने ना तो कैश जमा कराया है, ना ही कैश कभी निकाला है। सारी पेमेंट जितनी आती हैं सारी ऑनलाइन आती हैं, और जितनी जाती हैं ऑनलाइन आती हैं। तो मेरे जो सीएस वगैरह हैं उन लोगों को बड़ा बेनिफिट होता है कि उनको पता है कि इसको कोई भी खर्चा वर्चा नहीं दिखाना, सब कुछ ऑनलाइन मतलब ऑटोमेटेड मोड में ही हो जाता है। कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिनमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, उसमें वैट और टिन नंबर अगर एप्लीकेबल है तो आप अपना वैट और टिन नंबर डाल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, आपका उसी पे काम हो जाता है। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर क्या आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप जेम पे काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? डेफिनेटली आप कर पाओगे। उसमें एक लेवल है, जैसे अगर हमारे जो भी सीए मित्र है वो हमें बता सकते हैं 30 से 40 लाख तक का टर्नओवर, एग्जैक्ट मेरे को अमाउंट नहीं पता है कि कितने लाख का टर्नओवर है कि आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेम जेम पे भी आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है पर्टिकुलर लेवल तक। अगर उससे ऊपर आपका बिजनेस का टर्नओवर बढ़ता है तो डेफिनेटली आपको जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब हम आते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। जब आप जेम की साइट खोलेंगे तो आप एक आईडी नोट कर लीजिए, gem.gov.in। जैसे ही आप जेम लिखेंगे तो बड़ी सारी साइट्स आ जाएंगी जो आपके बहुत सारे, मैं आपको बता रहा हूँ, जेम कंसल्टेंट्स की भी होंगी। जैसे कई बार हम होता है ना, हम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए हम डालते हैं तो हमारे ऊपर हमारे साइट में एड्स के थ्रू बहुत सारे नाम आ जाते हैं, लीगल रास्ता और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन.com, ये सारी। बट कभी भी उन साइट्स पे मत जाइए, वो सारे के सारे जितने भी होते हैं वो सारे के सारे अपना एक तरह से वो रिसेलर्स हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो अपना सर्विसेज का आपसे अलग से एड ऑन चार्जेस लेते हैं। तो आप सिर्फ गवर्नमेंट की साइट पे ही जाइए जिसमें लास्ट में आपको पता चल जाएगा जो gov.in लिखा हुआ है, nic.in लिखा हुआ है, तो उससे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं कि हाँ ये गवर्नमेंट की खुद की साइट है। तो ऐसे ही जो जेम के लिए है वो है gem.gov.in पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। अगर ऑलरेडी आपके पास अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉग इन कर लीजिए, नहीं तो आप सबसे नीचे आएंगे। थोड़ा सा चेंज हो गया है, पहले बहुत ही ईजी था। जब आप रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशंस पे जाएंगे तो उस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप उसे एनेबल करेंगे तब आपके पास नेक्स्ट स्क्रीन आएगी। अब स्क्रीन में आप देख लीजिए क्या क्या है इसमें, किस तरह की फॉर्म्स आप कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, आप कर सकते हो, आपकी अलग से फॉर्म है वो आप कर सकते हो, कंपनी है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती हैं, और जो ट्रस्ट सोसाइटी एसोसिएटेड कुछ भी है, मतलब कोई भी चीज है जो कोई भी बंदा जिसके पास अपना पैन कार्ड है वो अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेच सकता है, बस एक ट्रेड नेम जरूरी है। अब आप बोलोगे जब गवर्नमेंट खुद ही परचेज कर रही है तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट क्यों बायर लिस्ट में आ रहे हैं? उसके पीछे मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा होगा बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो जैसे ट्राइबल हैं, तो वो आपने देखा होगा बहुत ही कारीगरी के सामान बनाते हैं। तो उनकी चीजों को, जैसे राजस्थान में आपने देखा होगा बहुत सारे आइटम्स होते हैं जिसमें टी कोस्टर्स होते हैं, ठीक है, और वॉल स्टैंड्स होते हैं, बहुत सारी पेन होल्डर्स होते हैं, ये सारी चीजें। तो इस तरह की जो भी चीजें होती हैं ना, स्पेशल डेडिकेटेडली कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को अथॉरिटी दी गई है कि सिर्फ वही लोग भेज सकते हैं, ताकि वो अपने एरिया को डेवलप कर सकें, वो जो उनके पास फंडिंग सेल के थ्रू आएगी। तो ये सारी चीजें अभी जैसे आप लोग जैम ओपन करोगे तो अभी आप देखोगे एथनिक वियर का भी अब आ गया, खादी वगैरह की जो ड्रेसेस हैं वो सारी भी, तो जो खादी की खुद खादी ग्रामोद्योग भवन है वो इसमें रजिस्टर कर सकता है अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। हाँ, एक चीज हो रहा है, कुछ ऐसी कैटेगरीज होंगी जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन ही अलाउड हैं, उसमें आप अपना प्रोडक्ट अगर आप उसको मैन्युफैक्चर भी करते हो तो आप उसे नहीं बेच पाओगे। वो कुछ कैटेगरीज ऐसी जरूर आपको काम करते समय दिखाई देंगी।
अब ये जैसे एग्जांपल है कि जब वो आप उस अपना कंपनी का सिलेक्ट कर लेंगे कि आपकी कौन सी कंपनी है, तो ऐसे आपके पास स्क्रीन आ जाएगी जिसमें आप अपना कंपनी नेम डालेंगे। अगर आप आधार से अनेबल करना चाहते हैं, आप आधार कार्ड डालिए। आधार कार्ड का जैसे मैंने आपको बताया मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना बहुत जरूरी है, उसके बिना आप काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल से लिंक नहीं है तो पहले उसे कराइए, उसके बाद ये जन का आईडी बनाइएगा, और या फिर अपना पर्सनल पैन कार्ड के थ्रू भी आप उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे आप करोगे रजिस्टर हो जाएगा, उसके बाद आपको अपनी कंपनी डिटेल्स सारी डालनी होंगी। पैन कार्ड में जैसे देख लीजिए, पैन कार्ड में भी सेम आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह से ऑथेंटिकेट हो जाएगा, लेकिन उसमें भी आपके पास ओटीपी जरूर आएगा, आपका मोबाइल नंबर अलग से वो मांगेगा। जेम का मैंने आपको बताया कि एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन हो तो आपको बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं। ऐसे ही मोदी गवर्नमेंट ने एक स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई है। आपने देखा होगा जेम पे जब भी आप लोग लॉगिन करेंगे, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा एक स्टार्टअप का आइकन बन के आ जाता है, जिसके ऊपर स्टार्टअप में आपको 2 बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आपकी कंपनी स्टार्टअप में रजिस्टर्ड है तो आपको 3 साल तक का रिलीफ मिलता है इनकम टैक्स भरने के लिए, और साथ ही साथ आपको एक डिप नंबर मिलता है जिसके थ्रू आप जो भी अपने प्रोडक्ट्स से लिस्ट कर सकते हैं। और सेम जैसे आप एमएसएमई में, अगर आप मान लीजिए एमएसएमई स्टार्टअप किसी में भी रजिस्टर्ड है, तो आप बहुत सारी फैसिलिटीज को अवेल कर सकते हैं। उसमें भी आपके पास ये ऑप्शन है कि आपको टर्नओवर ज्यादा की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद एक स्टार्टअप कंपनी हो, और उसके बिहाफ पे आपको लोन्स वगैरह भी बहुत ही इकोनॉमिकल रेट्स पे मिल जाते हैं। प्रोडक्ट्स मैंने आज जैसे आपको बताया कि आप पेन से लेकर जहाज तक बेच सकते हो, तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें आप सामान जैसे कंप्यूटर्स हैं, हेलो, ओके, तो ये सारी कैटेगरीज हैं जिसमें आप सामान बेच सकते हो। ये सिर्फ मैंने 6-7 का एग्जांपल आपको दिया है, बट आप जो सोच सकते हो वो चीजें आप बेच सकते हो। आपके कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स भी हैं तो वो भी आप अपने आप बना के बेच सकते हो, उसमें कोई चैलेंज नहीं। कैटेगरीज में अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो हम कुछ भी बेच सकते हैं, तो उसमें अगर हम जाएंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। हाँ, सर्विसेज बहुत लिमिटेड है। हम सर्विसेज पे आते हैं कि हम क्या क्या सर्विसेज आप ऑफर कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे हमारे टीममेट्स होंगे जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे गिरिजा जी हमारे साथ हैं, वो मैन पावर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो वो यहाँ पे अपना कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है बेचने के लिए, तो ये प्रोडक्ट वाली कैटेगरी में वो लोग नहीं रजिस्टर कर पाएंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि जैसे मैं हूँ आईटी में हूँ, तो मैं आईटी प्रोडक्ट्स तो बेचता हूँ या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स तो बेचता हूँ, क्या मैं सर्विसेज में भी दोनों में एक ही बार में रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ? तो आंसर है यस, मैं दोनों जगहों पे रजिस्टर कर सकता हूँ। मैं सर्विसेज भी दे सकता हूँ और मैं प्रोडक्ट्स भी दे सकता हूँ। और इवन जो प्रोडक्ट्स मैंने दिए हैं, अगर मैं साथ ही साथ उसकी एएमसी भी देना चाहूँ तो वो भी मैं दे सकता हूँ। वो भी इंटीग्रेट होने वाला है जेम में बहुत जल्दी। ये कुछ सर्विसेज हैं जो जेम पे अभी अनेबल हो चुकी हैं। इनमें से 1-2 कैटेगरीज अभी अनेबल नहीं हुई है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज आर अनेबल नाउ। तो आप अपने सर्विसेज आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब सबसे पहले आता है एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज कौन सी होती है? गवर्नमेंट, आप देखा होगा जितने भी तरह की, चाहे वो इन हाउस एडवर्टाइजमेंट हो या आउटडोर एडवर्टाइजमेंट हो, वो सारी एडवर्टाइजमेंट वो लोग करते हैं। वो सारी की सारी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट इलेक्शंस के टाइम पे बाहर बैनर्स और होर्डिंग्स वगैरह लगते हैं, वो सारी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन अगर आप छोटे एक नॉर्मल मोड में काम करते हो, जिसमें आप न्यूज़पेपर में या प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइज करते हो, जिसमें उनके टेंडर्स वगैरह निकलते हैं, सारी चीजें निकलती हैं, तो वो एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज भी आप इसमें दे सकते हो। एएमसी मैंने आपको बता ही दिया कि कंप्यूटर इक्विपमेंट भी, नेटवर्क और किसी भी तरह के कोई भी बिजली से चलने वाला या मैनुअल प्रोडक्ट जो भी है, उसका आप मेंटेनेंस के लिए आप उसमें अपलोड कर सकते हो। ब्रॉडबैंड सर्विसेज, बैंडविड्थ सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज, कोरियर सर्विसेज, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। कोरियर सर्विसेज भी हम कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे अब हम लोगों को ये लगता है कि वो जितना भी पोस्ट जाती है वो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू ही जाती है, लेकिन वो कोरियर सर्विसेज भी लोग हायर करते हैं। जैसे मेरे कुछ कस्टमर्स हैं जहाँ पे एग्जाम दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो गया, नीट वगैरह के एग्जाम्स लेते हैं, तो वो लोग कोरियर सर्विसेज भी हायर करते हैं, वो जेम के थ्रू ही करते हैं। केबलिंग वगैरह जो भी, जब भी आप देखोगे टेलीकॉम सर्विसेज में केबलिंग वगैरह होती है, वो सारी सर्विसेज आप आउटसोर्स करते हो। अब गवर्नमेंट में क्या है कि गवर्नमेंट भी बहुत स्मार्ट है, तो अब वो सारी सर्विसेज है ना इन हाउस नहीं करती हैं, वो सारी की सारी चीजें आउटसोर्स करती हैं। इवन जो भी हमारे टीम मेंबर्स अभी ज्वाइन हमारे साथ हो रखे हैं, तो उन्होंने भी देखा होगा कि चाहे वो ESI है या कोई भी है, वो काफी सारा स्टाफ, इवन अगर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाउस की भी बात करें तो वहां पे भी आधा स्टाफ जो है वो अब एडॉक बेसिस पे होता है, जो वो आउटसोर्स करते हैं किसी ना किसी एजेंसी से। तो अब सारी चीजें आउटसोर्स होती हैं। हॉस्पिटल्स वगैरह में जैसे लॉन्ड्री सर्विसेज हैं, वो आपकी बहुत काफी मात्रा में वहाँ पे मतलब बेड्स वगैरह साफ करने होते हैं, धोने होते हैं।
हाउस कीपिंग सर्विसेज हैं। देखो हाउस कीपिंग सर्विसेज यहाँ पे है, लेकिन हाउस कीपिंग अगर प्रोडक्ट्स आपको बेचने हैं तो आपको प्रोडक्ट्स में रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप फिनाइल विनाइल या हार्पिक वगैरह या जो भी ब्रूम्स वगैरह बेचना चाहते हो तो आपको प्रोडक्ट्स में रजिस्ट्रेशन करना है, और अगर सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हो तो आप दोनों जगह रजिस्टर कर सकते हो। मैन पावर आउटसोर्सिंग, हर तरह की मैन पावर, चाहे वो क्लरिकल मैन पावर हो, चाहे वो आपका हाउसकीपिंग सर्विसेज की मैन पावर हो, चाहे वो आपकी ऑफिसर्स ग्रेड की मैन पावर हो, क्योंकि आप देखोगे जो कई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो कंसल्टेंट्स हायर करती हैं, और एक एक कंसल्टेंट को जो वो लोग सैलरीज देते हैं वो 2.5 लाख रुपए एक महीने की होती है। तो वो एक हाई लेवल मैनेजमेंट की भी जो आप कहोगे मैन पावर रिक्रूटमेंट है, वो भी आप अब आउटसोर्स होती हैं। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन सप्लाई सर्विसेज आप हाँ, एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम लोग सर्विसेज या प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, सो कस्टमर के पास एक बेनिफिट होता है कि आप उस प्रोडक्ट को कहाँ पे बेचना चाहते हो, मतलब डिलीवरी चाहते हो, और हमारे पास ये होता है कि हम उस प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ बेचना चाहते हैं। अगर मैंने मान लीजिए मैंने एक प्रोडक्ट अपलोड किया, मान लीजिए मैंने एक टीवी अपलोड किया, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने नियर बाय लोकेशंस में दिल्ली और एनसीआर में ही बेचना चाहता हूँ उसको, मैं नहीं चाहता कि मेरे पास कहीं भी कर्नाटका से या जम्मू कश्मीर से ऑर्डर आए, तो मैं उसको एक अपनी टेरिटरी डिफाइन कर सकता हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सिर्फ 10 जगहों पे बेचना चाहता हूँ। उसमें लेकिन आपको पूरी स्टेट्स चूज करनी पड़ेंगी, आप उसमें ये नहीं कर सकते कि मैं गुड़गांव में करना चाहता हूँ और फरीदाबाद में करना चाहता हूँ, बाकी लोकेशंस पे नहीं। वो चीज आ गई है लेकिन वो अच्छे से भी इंप्लीमेंट नहीं हुई है। उसमें आप फिर पिन कोड्स वगैरह डालोगे या एरिया डालोगे, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि नोएडा में मान लीजिए आप गौतम बुद्ध नगर में ही करना चाहते हो यूपी में, और नोएडा 60 सेक्टर 62 में ही करना चाहते हो, तो वो भी ऐड है, लेकिन वो अभी बहुत अच्छे से सर्विस चल नहीं रही है, उसमें बीच बीच में इश्यूज आ जाते हैं। तो अभी क्या होता है कि पूरी की पूरा स्टेट ही सिलेक्ट हो जाती है, तो वो आप चूज कर सकते हो कि आप पूरा गुड़गांव में या हरियाणा में या दिल्ली में एक स्पेसिफिक है, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी आप सप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिर आप ध्यान रखिएगा, आपको जो कॉस्ट आप अपने प्रोडक्ट से डालेंगे आप उसी से डालेंगे, क्योंकि अगर आपके पास मुंबई का ऑर्डर आ गया तो जो आपकी जो डिलीवरी कॉस्ट है वो आपकी है, उसमें कस्टमर अलग से आपको पे नहीं करेगा। और उसमें कस्टमर के पास क्या एडवांटेज होगी कि जब वो ऑर्डर प्लेस करता है, तो अगर मान लीजिए जैसे मेरे कुछ कस्टमर्स हैं जो डिफेंस के मैंने आपको बताया, तो दिल्ली से बिलिंग करते हैं। जब वो दिल्ली से बिलिंग करते हैं तो उसके बाद उनकी रिमोट लोकेशंस होती हैं। मुंबई में भी अगर मुंबई है तो मुंबई में भी एकदम कोस्टल एरिया पे जाके होगा, और अगर मान लीजिए जयपुर वयपुर है तो वो जयपुर नहीं होगा, वो जयपुर भी ऐसी जगह पे होगा जहाँ से मतलब 20 किलोमीटर तक अंदर कोई कन्वेंस नहीं जाती है। और अगर आप ये सोचते हैं कि कोरियर वगैरह से आप भेज देंगे, तो उसके लिए आपको पहले मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आप वहाँ पे कैसे डिलीवरी करेंगे। तो कोई भी लोकेशन डालने से पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि वो जरूरी नहीं है कि आपके पास जितने भी ऑर्डर आएंगे वो सिटी के आएंगे, वो रिमोट एरियाज के भी आएंगे। तो वो एक कॉल आपको लेनी पड़ेगी कोई भी लोकेशन सेलेक्ट करने से पहले। नरेश जी कुछ कहना चाहते हैं सर? हेलो सर। जी सर। किस किस एरिया में हम लोग ये कर रहे हैं इसका? सर वो तो ऑल ओवर इंडिया में आप सप्लाई कर सकते हो। हम ऑल ओवर इंडिया में चीज सप्लाई कर सकते हैं, और अगर हम स्पेसिफिक लोकेशंस भी टेरिटरी भी चूज करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। बट अभी बहुत ज्यादा हम उसको क्रीमी उस लेयर पे नहीं कर पाएंगे कि हम एग्जैक्टली एक ही जगह पे कर दें कि नहीं मैं दिल्ली में भी सिर्फ नॉर्थ दिल्ली में ही सप्लाई कर सकता हूँ। अभी वैसी फैसिलिटीज डल गया है उसमें, लेकिन वो प्रॉपरली अनेबल नहीं हुई है। हो सकता है वो 10 दिन बाद 15 दिन बाद हफ्ते भर में वो अनेबल हो जाए, तो आप चूज कर पाओगे कि एग्जैक्टली आप कहाँ कहाँ पे सर्विस देना चाहते हो। तो आप चूज कर सकते हो कि मेट्रो सिटीज, क्योंकि 80% जो लोग होंगे वो मेट्रो सिटीज में कोशिश करेंगे कि यार हम 4 दिल्ली मुंबई कलकत्ता चेन्नई भेज दें, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत नहीं है। बट रिमोट एरियाज में भी आपको सप्लाई करना पड़ सकता है अगर आप डिफेंस में डील कर रहे हैं तो। प्लांटिंग सर्विसेज जो आप लोगों को लगता होगा कि ये चीज है, आपने देखा होगा बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग्स वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे फ्लावर्स वगैरह बुके बुके और ये सारी चीजें, और एक ही दिन में सारा सजा दिया जाता है कि बाहर मतलब अंदर तक हरियाली हरियाली हो जाती है। तो उस तरह की प्लांटिंग सर्विसेज भी आप कर सकते हो। प्रिंटिंग प्रेस सर्विसेज, जितने भी हॉस्पिटल्स आप लोग देखोगे वहाँ पे फॉर्म्स वगैरह जितने भी होते हैं, या LIC के दफ्तर देख लो उनमें फॉर्म्स होते हैं। हर एक डिपार्टमेंट में जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है एक इंडिविजुअल को, तो उनके फॉर्म्स बहुत सारे होते हैं। तो वो फॉर्म्स के पूरे कैटलॉग पूरे पूरे बंच बनते हैं, बुक्स बनती हैं, बिलिंग बुक्स बनती हैं, तो वो सारी प्रिंटिंग सर्विसेज आप सप्लाई कर सकते हो। प्रोडक्ट मेंटेनेंस सर्विसेज मैंने आपको पहले बता ही दिया। प्रोफेशनल सर्विसेज जो मैंने आपको बताया था, कंसल्टेंसी सर्विसेज भी आप इसमें एड ऑन कर सकते हो। हेलो रेस्टोरेंट केटरिंग्स, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जब भी कुछ भी उनके यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम्स होते हैं तो उनके वहाँ पे इन हाउस में खाना नहीं बनता है। पहले होता था रेलवे की कैंटीन से सब कुछ आ जाता था, रेलवे मिनिस्ट्रीज ने बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने हर जगह अपनी कैंटीन स्टेब्लिश की हुई है। बट जब कुछ अच्छे लेवल पे करना होता है तो वो उस चीज को भी वो लोग आउटसोर्स करते हैं। स्कैनिंग एंड डिजिटलाइजेशन सर्विसेज, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि
जैम को लाने का पर्पस ही यही था कि पेपरलेस ऑफिस हो जाए, तो इसीलिए उनका ई ऑफिस वगैरह पे काम करने के लिए जो भी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को अब ना संभालना पड़े क्योंकि जलने का खतरा होता है या डिस्ट्रॉय होने का खतरा होता है, तो आप स्कैनिंग एंड डिजिटल सर्विसेज भी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। जो मल्टीपल, मेरे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जहाँ पे मैंने उनको ये सर्विसेज दी हैं, जहाँ पे मैंने अपने कॉपीज लगा दिए हैं और स्कैनिंग मशीन्स लगा दी हैं, तो वो मल्टीपल स्कैन्स करके उसके बाद वो रेंटल बेसिस पे लगाते हैं और मेरे को वो वापसी कर देते हैं काम खत्म होने के बाद। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की अगर हम बात करें तो जैसे आप ओला और उबेर में करते हो, चाहे वो 1 घंटे के लिए सर्विस आप देना चाहो, आप 1 दिन के लिए देना चाहो, दिल्ली में देना चाहो, दिल्ली एनसीआर में देना चाहो, ऑल ओवर इंडिया में देना चाहो, सेम वो सर्विसेज आप ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में आप अपनी, अगर आपके पास अपने कैब्स हैं या ट्रैवल कंपनी है अपनी, तो आप वो सारी सर्विसेज आप जैम पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। बैंकेट हॉल स्टैंड्स जो लीजिंग का सर्विस मैंने आपको बता दिया, ये आप कर ही सकते हो। जब भी प्रोग्राम्स होते हैं तो इस तरह की सर्विस आप प्रोवाइड करोगे। व्हीकल हायरिंग आपके ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में ही आ जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विसेज, अब इसका वक्त के साथ थोड़ी सी डिमांड कम हो गई है, बट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विसेज क्योंकि अब हम जूम वगैरह भी जैसे हम कर रहे हैं, तो अब सॉफ्टवेयर के थ्रू हम बहुत ज्यादा इंटीग्रेट हो गए हैं, लेकिन इसके लिए अलग से सेटअप आते थे जो कि काफी एक्सपेंसिव। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस अगर हम सेटअप लगाएं लाइसेंस के साथ अगर हम बात करें तो 3 से 4 लाख का होता था। तो ये सर्विसेज भी आप दे सकते हो। वोकेशनल ट्रेनिंग सर्विसेज, जैसे आपने देखा होगा कि एनडीएमसी में स्किल भारत और इस तरह के जो कई सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, तो उस तरह में वो लोग भी सर्विसेज हायर करते हैं, वो ट्रेनर्स वगैरह हायर करते हैं। तो वोकेशनल ट्रेनिंग सर्विसेज आप अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। तो ये था हमारा जैम पे काम करने का तरीका, जो हम क्यों क्या रजिस्टर करेंगे, क्या क्या प्रोडक्ट्स हम बेच सकते हैं, किस तरह की सर्विसेज हम दे सकते हैं। तो अब हम आते हैं कि हम प्रोडक्ट्स जो हम बेचेंगे, प्रोडक्ट्स में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अब उसके आगे मैंने स्लाइड्स में मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देता हूँ। जो भी प्रोडक्ट अपलोड करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उसकी स्पेसिफिकेशन एग्जैक्टली वही डालनी है, क्योंकि जब आपका प्रोडक्ट जाएगा तो कई कई जगहों पे सिंगल यूजर होता है। जैसे अभी थोड़ा सा एक और बताता हूँ, उसके बाद प्रोडक्ट्स के बारे में आएंगे। देखिए, जो बायर है ना, उसके पास कैसे वो परचेज करता है वो आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ऑर्डर आया है तो अपने आप आ गया है या उसके पीछे एक पूरा प्रोसेस रन हुआ था। तो एक प्राइमरी यूजर होता है, जैसे जिसको हम एडमिन यूजर कहते हैं। उसके सेकेंडरी यूजर्स भी वो बहुत सारे बना सकता है, बट अगर हम इस एग्जांपल के तौर पे देखना चाहें कि जब भी हमारे पास ऑर्डर आएगा तो उसके पीछे क्या प्रोसेस हुआ था, तो मान लीजिए जो भी एक है सीईओ ऑफ द कंपनी है या कोई भी है, ठीक है, ओके, जो भी सीईओ है कंपनी का, तो वो कैसे काम करेगा, वो खुद तो सारी चीजें करेगा नहीं। तो एक बायर वो बनाता है, वो 3 या 4 अपने क्या कहते हैं जो भी टीममेट्स हैं उनको रोल्स असाइन कर देता है। तो एक को वो बायर बना देता है, एक को वो कंसाइनी बना देता है, एक को डीडी होता है, एक पी एंड ऑफिसर होता है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि उसके इसके लिए 4 मेंबर्स की जरूरत है, वो एक मेंबर को भी सारे के सारे रोल्स असाइन कर सकता है। जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने देखा होगा, जो मतलब कि जैसे मैंने बताया था ऑटोनोमस बॉडीज हैं या कुछ एनजीओज हैं, तो उनके पास बहुत ज्यादा स्टाफ नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि पेरेंट जो है वो खुद भी ये सारे रोल्स खुद को भी असाइन कर सकता है, लेकिन अगर वो डेडिकेटली किसी और बंदे को करना चाहे तो कर सकता है। तो बहुत बार आप देखोगे जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो बायर और कंसाइनी भी सेम है, और कभी कभी जगह पे होगा कि बायर एक और कंसाइनी आपके पास मल्टीपल होंगे। तो जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि उसमें कंसाइनी कहाँ का है। अगर जैसे आपने मान लीजिए ऑल ओवर इंडिया का डाला हुआ, तो हो सकता है आपके पास अगर 10 मशीनों का ऑर्डर आए तो कंसाइनी जो है 10 अलग अलग लोकेशन के हों, तो ये भी हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो आपको अलग अलग लोकेशन से भी डिस्पैच करना है, और वो जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो आपकी है। तो सेम, अगर सेम ही है बायर और कंसाइनी, तो आपको वहीं से करना है जहाँ पे है। तो होता क्या है कि कैसे बनता है, सबसे पहले एक रिक्विजिशन आती है, चाहे वो एडमिन डिपार्टमेंट है या परचेज ऑफिसर के पास, कि हमारे तो ये नीड है और हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, कोई भी ये प्रोडक्ट चाहिए। मान लीजिए अगर हम एसी की बात करें तो वो एक स्पेसिफिकेशन आ जाएगी कि हमें 2 टन का एसी चाहिए, और ब्रांड वो स्पेसिफिक नहीं कर सके, उन्होंने 2 टन का एसी लिख दिया, और उसके बाद जो भी बायर होगा वो लॉगिन करेगा जैम पे और एसी वाली कैटेगरी में जाएगा और 2 टन का एसी सिलेक्ट कर लेगा। अब एसी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 25,000 से नीचे कम ही मिलेगा 2 टन का एसी, तो ऑब्वियस सी बात है कि बायर एक ही बार में उसको डायरेक्ट परचेज नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वो 3 अलग अलग ब्रांड चूज करेगा और 3 अलग अलग वेंडर जैम ऑटोमेटिकली बता देगा L1 कौन है, उस L1 को ऑर्डर अवार्ड हो जाएगा। अब वो ऑर्डर बायर जो है 5 लाख तक का ऑर्डर कंपैरिजन पे कर सकता है, मतलब 25,000 तक 3 कैटेगरीज हैं सर, अब ध्यान रखिएगा। 25,000 तक डायरेक्ट परचेज है, उसको कोई भी कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। 25,000 से 5 लाख तक कंपैरिजन पे ऑर्डर प्लेस होगा। कंपैरिजन में 2 क्लॉज हैं, पहला ये कि 3 अलग अलग ब्रांड्स होने OEM होने चाहिए, दूसरा 3 अलग अलग वेंडर होने चाहिए। अगर मान लीजिए मैं हूँ
और मैंने अपने 3 प्रोडक्ट बहुत ही इकोनॉमिकल कॉस्ट पे डाले हुए हैं कि मान लीजिए एक मैंने 28,000 का डाला है, एक 29,000 का डाला है, एक 30,000 का डाला है, और जितने भी वेंडर्स हैं उन लोगों ने उन ब्रांड्स को उनसे मेरे से ज्यादा कॉस्ट पे ही डाला हुआ है, तो भी वो मेरे ही तीनों क्या कहते हैं प्रोडक्ट को कंपेयर नहीं कर सकता बायर, उसको वेंडर्स भी अलग अलग चूज करने पड़ेंगे। तो जैसे मैं ए वेंडर हूं तो उसको बी वेंडर, सी वेंडर, तब जाके कंपैरिजन बनेगा और ऑटोमेटिकली L1 पे ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। लेकिन वो 5 लाख तक का ऑर्डर प्लेस कर सकता है उसमें, अगर 5 लाख से ऊपर है तो वो बिडिंग के जाएगा, उसके अलावा उसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या अब हमारे दिमाग में आता है कि यार डायरेक्ट परचेज तो वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ बायर्स ऐसे भी होंगे जो 10,000 रुपए की चीज को भी बिड में कर सकते हैं, तो वो उनकी कॉल है कि अगर वो 5 रुपए की चीज खरीदना चाहते हैं उसको भी वो बिड में डालना चाहते हैं, ये उनके पास ऑप्शन है। बिड में डालें तो उसकी भी बिड कर सकते हैं, अगर वो चाहें तो 5 लाख तक की बिना बिडिंग के ऊपर भी कर सकते हैं। बिडिंग में जब भी वो लोग डालेंगे उनको कम से कम ये लगा लीजिए 20 से 25 दिन का टाइम देना होगा, क्योंकि एक हफ्ता तो मिनिमम बिड बनने में, खुलने में, फाइनेंशियल बिड खुलने में, फिर टेक्निकल बिड खुलने में, फाइनेंशियल बिड खुलने में टाइम लग जाता है। उसके बाद आपके पास 15 दिन का टाइम होता है उस प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास कोविड आइटम के बिड में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अगर बिड क्वालिफाई करने के बाद आपको 3 दिन के अंदर अंदर सामान भेजना पड़ सकता है, वो आप पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो उसमें लिखा होता है। तो इसलिए एसेंशियल आइटम्स हैं तो फिर आपको 3 दिन का टाइम है, नहीं तो आपके पास एक टेंटेटिव टाइम, चाहे आपके पास डायरेक्ट ऑर्डर आया, चाहे आप कंपैरिजन पे आया, या कैसे भी ऑर्डर आया आपके पास, या आप ऑर्डर खुद प्लेस करवाते हैं बिडिंग के थ्रू, आप अवार्ड होता है ऑर्डर आपको, तो आपके पास 15 दिन का टाइम होता है सप्लाई करने के लिए मटेरियल। और उसके बाद जैसी मटेरियल कस्टमर के पास पहुंचेगा तो उनके वहां पे फिजिकल इंस्पेक्शन होगी, जो भी आपने स्पेसिफिकेशंस डाली हुई हैं अपने प्रोडक्ट कैटलॉग में कि इसकी विड्थ इतनी है, इसकी डायमेंशन इतनी है, इसका वेट इतना है, इसका कलर ये है, वो सारी की सारी अगर क्वालिफाई हो जाती हैं तो कस्टमर उसको रिसीव करेगा। रिसीव करते समय वो बता देगा कि अगर मान लीजिए 10 का ऑर्डर था और उसके पास 9 उसके पास ओके पहुंचे, एक डैमेज हो गई है, तो वो 9 रिसीव करेगा और एक आपको रिटर्न कर देगा। तो उस केस में वो उसको हम कहते हैं कि एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट जनरेट होता है, उसको CRAC बोलते हैं। तो CRAC जनरेट करेगा, जैसे ही CRAC जनरेट हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कस्टमर एकदम सही कंडीशन में इक्विपमेंट पहुंच गया है। तो CRAC जनरेट करने के बाद अब कस्टमर उस चीज को आपके पास वापस नहीं भेज सकता। अब यहाँ पे सेफ हो जाते हो कि अगर उसमें कुछ भी टेक्निकल फॉल्ट आता है तो आप उसको सर्विस वहां दे सकते हो। अगर आप सर्विस नहीं दे पा रहे हो, कोई रिमोट लोकेशन है, ऐसी लोकेशन है और उसको आप रिप्लेस करना चाहो, तो वो आपकी कॉल है, आप उसको रिप्लेस कर दो। CRAC जनरेट होने के बाद ऑटोमेटिकली जो आपका बिल है वो बिल सब ऑनलाइन जनरेट होता है, आपको बिल्स भी ऑनलाइन जनरेट करने हैं, ठीक है। तो बिल ऑटोमेटिकली DDO के पास पहुंच जाता है और PFMS के थ्रू उसको प्रोसेस कर देते हैं। बट कहीं कहीं पे अगर PFMS जो है उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है ये, जिसके थ्रू वो ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, अगर मान लीजिए वो ऑर्गेनाइजेशन उसमें रजिस्टर्ड नहीं है या कुछ भी टेक्निकल इशू आ रहा है तो वो आपको ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें वो आपको चेक के थ्रू पेमेंट हो जाएगी या किसी ना किसी तरह फिर NEFT वगैरह, वो मैनुअल NEFT जैसे कहते हैं उस तरह से वो लोग पेमेंट आपको कर सकते हैं, लेकिन कैश कभी नहीं आएगा, या तो चेक के थ्रू पेमेंट आएगी या ऑनलाइन पेमेंट आएगी, दो ही आपके पास मेथड्स हैं। सो अब आज तक के लिए इतना ही था कि हम कैसे रजिस्टर करें, किस तरह से हम कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे सेशंस और हो सकते हैं इसके ऊपर, तो उसके लिए आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं या हमें मेल भी कर सकते हैं, आपके पास मेरी डिटेल्स इसमें आ ही रहेंगी। या आप क्योंकि कई बार होगा प्रोडक्ट अपलोड करते समय आपको चैलेंजेस आएंगे, या आपने प्रोडक्ट अपलोड कर दिए, जैसे हमारे यहाँ पे हमारे 1-2 टीममेट्स हैं जो कॉर्पोरेट गिफ्ट्स में डील करते हैं, तो उन्होंने कहा यार हमने कॉर्पोरेट गिफ्ट्स के प्राइसेस डाले हुए हैं, लेकिन जो चीज हमें जिस कॉस्ट पे आती है वो तो उससे आधी कॉस्ट में प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं, तो हमारे पास तो कभी भी डायरेक्ट ऑर्डर्स तो आएंगे ही नहीं। तो उन चीजों को कैसे आपको करना है, कैसे अपने प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस कैसे करनी है, सर्विसेज किस तरह अपलोड करनी है, ठीक है, ऑर्डर्स कैसे आपने रिसीव करने हैं जैम पे, बिड्स पे आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, आरएज में कैसे कर सकते हो। बिड और आरए के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कस्टमर चाहे तो 10,000 रुपए की आइटम का भी बिड में डाल सकता है, 5,000 की भी, 500 रुपए की भी। सो बिड्स में क्या होगा, बिड्स तो जैसे हम नॉर्मल टेंडर करते हैं कि पहले टेक्निकल बिड ओपन होती है, टेक्निकली हम क्वालिफाई कर जाते हैं तो फाइनेंशियल बिड ओपन होती है, उसके बाद हमें जो भी L1 होता है उसको बिड अवार्ड हो जाता है। लेकिन रिवर्स ऑप्शन में ऐसा नहीं है। रिवर्स ऑप्शन में बिड ओपन होने के बाद हम सब ऑप्शन लगाते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट बिड ओपन हो गई है और उसके बाद एक प्रोडक्ट की जो कॉस्ट आ रही है मान लीजिए 1 लाख रुपए आ रहा है, फाइन, जो L1 है। सो अब 15 मिनट के लिए वो रिवर्स ऑप्शन की टीम ओपन हो जाती है। उसमें फिर जितने भी वेंडर्स है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया होता है सबके पास ओपन, सबको वो प्राइस दिखाई देगा कि 1 लाख रुपया L1 आया है। तो अगर कोई उस समय अपने रेट्स कम करना चाहे तो कॉम्पिटिटिव रेट्स पे, तो उस समय बोली लगाई जाती है, जो जिसका सबसे कम रेट होता है तो उसको उस समय बिड अवार्ड हो, रिवर्स ऑप्शन में बिड अवार्ड कर दी जाती है।
तो एक रिवर्स ऑप्शन वाला ऑप्शन गवर्नमेंट के पास बहुत बढ़िया है, जिसमें बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव रेट्स में सामान ले पाते हैं। तो अब आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो तो मैं उनको ले पाऊंगा। संजीव जी कोई भी खरीद सकता है, जैसे पर्सनल यूज के लिए अगर मुझे कोई नहीं सामान सर, लेना तो मैं भी चैन से परचेज कर सकता सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इवन गवर्नमेंट का ऑफिशियल अपने पर्सनल यूज के लिए भी नहीं ले सकता। हूं। ओके संजीव जी ऐसा है, आपने ये डाला, इसमें हाँ एक क्वेश्चन है कि जैसे नॉर्मली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत फेवरेटिज्म होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है सर। जुगाड़ होता है, हाँ जी तो हाउ डज दिस, जैसे आपने तो बोला कि वो ऑटोमेटिकली जाता है, तो इसमें कहीं ह्यूमन इंटरवेंशन है ही नहीं। सर, मैंने आपको बताया ना, हिंदुस्तान में अगर हम अच्छे लोगों की बात करें वो भी करोड़ों की तादाद में मिलेंगे, और बुरे लोगों की बात करें तो वो भी वैसे ही मिलेंगे। तो आपके पास डायरेक्ट ऑर्डर जरूर आएंगे, ठीक है, मेरे पास भी आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ऑथेंटिक हैं और एकदम जेन्युइनली काम करते हैं, तो ऑर्डर्स तो आपके पास आएंगे ही आएंगे। बट ये है कि हर जगह उसको आप बीट नहीं कर पाएंगे, तो वो प्ले करना पड़ता है। वो आपको अपने स्पेसिफिकेशन वैसे डालनी है, कैटेगरीज वैसे डालनी है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, जैसे मैं आज की डेट में मैं ऑटोमेटिक डिस्पेंसर्स बनाता हूँ, तो मेरे पास डायरेक्ट ऑर्डर्स भी कई सारे आते हैं। और कई बार क्या होता है कि कस्टमर्स मेरे हैं, वो जानते हैं कि मेरा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन वो L1 मेरा प्रोडक्ट आता नहीं है। तो मैं उन्हें अपनी स्पेसिफिकेशन बताता हूँ कि सर मैं ये कैटेगरी है, आप कंपैरिजन हम उनको बना के भेजते हैं, हम भी जेन्युइन तरीके से काम करेंगे। हम बताएंगे प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, तो हमारा प्रोडक्ट क्यों बेहतर है। आपने कंपैरिजन बना के दे दिया, वो स्पेशल अप्रूवल ले लेते हैं, तो उस केस में वो ब्रांड अप्रूवल भी ले सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, इससे एक और बात यहाँ पे मेरे को ऐड ऑन करूंगा मैं, कि कभी भी कंपनी है ना ब्रांड स्पेसिफिक नहीं हो सकती कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बट अगर उसी ब्रांड से ही आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो आप डेफिनेटली एक ब्रांड के लिए जा सकते हो, और उसी ब्रांड के नाम पे आप टेंडर भी कर सकते हो स्पेसिफिकली। उसको हम कहते हैं पीएसी बिडिंग, वो एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए हो जाती है। अगर मान लीजिए आपने एक कोई आपका कस्टमर है जो आपका एक प्रोडक्ट यूज करता है और वो उसे 100% सेटिस्फाई है, और अब वो चाहता है कि नहीं मैं अपना ब्रांड नहीं चेंज करना था, मैं इसको करना चाहता हूँ, तो उसको अपने अप्रूवल अथॉरिटीज से स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हम इस पर्टिकुलर ब्रांड का ही आइटम लेना चाहते हैं। तब आप सिर्फ फिर जो बिडिंग होगी वो पर्टिकुलर उसी ब्रांड की होगी। और उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत अच्छा होता है, जैसे मैं कॉपियर बेचता हूँ क्यूसेरा की, तो कुछ कस्टमर्स हैं जो क्यूसेरा, अब उनके वो गवर्नमेंट में क्या होता है कि जैसे एचपी के प्रिंटर लगे हुए हैं ना, तो वो कोशिश करेंगे सारी चीजें एचपी की हैं, ताकि एक ही ओईएम से हमारे पास सारी कंज्यूमेबल्स आते जाएं, क्योंकि उनको आफ्टर सेल सर्विस भी तो चाहिए। परचेज करने के बाद उनको सर्विस कौन देगा। तो वो अब अगर मान लीजिए कैनन का प्रिंटर है, एक एप्सन का है, एक क्यूसेरा का है, एक कोनिका का है, तो मल्टी प्रिंटर्स हो जाएंगे, तो उनके पास यही नहीं, स्टोर ऑफिसर को यही नहीं पता चलता यार मेरे पास कौन सा स्टॉक बचा है कौन सा नहीं बचा, क्योंकि वहां पे इतना अच्छा ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं होता है कि वो याद रखें। तो उनके पास डिमांड किस चीज की कितनी आ रही है, उनको चैलेंजेस आते हैं। वो क्या कोशिश करते हैं कि भाई अगर 1020 एक प्रिंटर लगा हुआ है, तो जितने भी प्रिंटर आ रहे हैं ना आज के बाद सारे के सारे यही हैं, ताकि वो एक ही स्पेसिफिक कार्टन खरीदते रहे, वो उनके पास स्टॉक में रहता है कि इमरजेंसी में उनको चैलेंजेस ना आए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इस पे हम आगे भी बात करेंगे, 1 to 1 आप मेरे साथ कर लीजिएगा, तो उसमें मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। संजीव जी, पवन सिंगल दिस साइड। जी सर। एक्चुअली मैं ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड यूजर हूँ बिल्कुल जैम पे, हाँ जी। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल चीजें ऐसी सामने आती हैं कि वो ना इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑन द बेस ऑफ इट। हाँ जी। अभी जैसे इसका ऐप भी है, सेलर ऐप, वो मोबाइल में चलता ही नहीं है, आई डोंट नो व्हाई। हाँ सर, अभी मोबाइल पे Either वो he- अभी हुआ नहीं है, वो तो लॉन्च हुआ था लेकिन उस पे काम नहीं हुआ सर। अच्छा। हाँ जी। सेकेंडली, अब जैसे मैं नया प्रोडक्ट कोई भी उसमें देख रहा हूँ कि मुझे मेरी कैटेगरी का प्रोडक्ट उसमें नहीं है, हाँ जी। मुझे उसमें परेशानी आती है कि मैं उसको कैसे ऐड कराऊं और क्या उसका तरीका है। इसके अलावा जो प्री डिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं, हाँ जी। मान लीजिए मैं बुक प्रिंटिंग के बारे में उसमें अपना प्रोफाइल में ऐड करना चाहता हूँ एज ए प्रोडक्ट, हाँ जी। कि किसी को बुक प्रिंट करानी है, किसी डिपार्टमेंट को, हम प्रिंट कर देंगे। हाँ जी। अब मैं उसकी स्पेसिफिकेशन कैसे डालूं, मुझे तो नहीं पता डिपार्टमेंट जो छपवाएगा वो किस स्पेसिफिकेशन की छपवाएगा, क्या पेपर चाहेगा, क्या साइज चाहेगा, कलर्ड होगी, ब्लैक एंड व्हाइट होगी, हार्ड कवर होगा, सॉफ्ट कवर होगा, लैमिनेटेड सर होगा कि नहीं उस होगा, सिनेरियो में तो हाउ शुड आई आपको, कोट द प्राइस? नहीं उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसमें अलग अलग चीजें डालनी पड़ेंगी सर। उसमें आपको ना, जैसे सबसे पहले तो आप अपनी कैटेगरी अप्रूवल के लिए डाल दीजिए, लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूँ ये बुक्स वाला डाला हुआ है सर, क्योंकि मेरे एक दो फ्रेंड्स जो स्टेशनरी का काम कर रहे हैं, तो वो प्री प्रिंटेड ये फाइल्स सर्विसेज करते में हैं। आएगा कि प्रोडक्ट्स में आएगा? किसमें? ये प्रोडक्ट्स में आएगा सर।
एक ये इक्विपमेंट प्रोडक्ट्स में मैं काफी माथा मारा इसके अंदर, पता नहीं आपसे अच्छा, थोड़ा वन टू आप वन मेरे लेना को ना पड़ेगा मुझे। बाद में मेरे हाँ। मेल पे कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसी कैटेगरी में अपलोड कर देना, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स ऑलरेडी ये कर रहे हैं, जिसमें वो पूरे के पूरे Okay. फॉर्म्स प्रिंट करके देते हैं ESI में, जैसे वो लोग काम कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल के बड़े सारे आपको पता है फॉर्म्स होते हैं और उनके OPD के कार्ड्स होते हैं, तो वो सारी चीजें वो कर रहे हैं। और फाइलें आप देखो जितनी मिनिस्ट्री से ऊपर जाती है उनके ऊपर प्रिंटेड होता है कि ये CBSE का है, या आपका CISF का है, या बॉर्डर उसका है, BRO का है, तो वो सारा प्रिंट करके कस्टमाइज प्रिंटिंग के बाद ही जाता है। यूनिवर्सिटीज वगैरह भी इसी के थ्रू सर सारी ऑर्डर करती है? यूनिवर्सिटी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरा क्लाइंट और मेरा मतलब रेगुलर सामान जाता रहता है वहाँ पे। अच्छा, हाँ हाँ। ओके। और इसमें तो यूनिवर्सिटी से तो टेंडर भी बहुत निकलते हैं सर। इवन अभी आप देखिए NTA के भी टेंडर्स निकले थे, बहुत सारे प्रिंटिंग के बहुत निकले थे। वो भी मेरा एक फ्रेंड है, उसने उसको अवार्ड हुआ था वो टेंडर। इवन हमारे तजुर्बा के किस चीज मेंबर्स का? को भी मैंने उन टेंडर्स के लिए एलिजिबल करवाया था, उन्होंने टेंडर भरे भी थे, बट थोड़ा सा चैलेंज आ गया था, प्राइसिंग का इशू आ गया। संजीव जी बाकी क्लास कब ले रहे हो? सर अब साथ साथ बाकी लेंगे, क्लास- ये हो गया, आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, अब या तो आप 1-to-1 मेरे साथ डिस्कस नहीं। कर लेना। नहीं सर देखो 1-to-1 में तो सर गौतम का अकेले का फायदा होगा, मैं तो चाहता हूँ मेरे बाकी भाई बंधु हैं तजुर्बा वाले, हाँ तो सबसे सर अपना तजुर्बा बिल्कुल बांटो बिल्कुल, ना यार। आप लोग अपना फीडबैक इस पे दीजिए, और मैं तो कहेंगे तो नेक्स्ट वीक दोबारा ले लूंगा, मुझे कोई चैलेंज नहीं। उमा मैम बैठी हैं, उमा मैम आई रिक्वेस्ट यू टू टेल हिम टू recommend us all of us to, क्योंकि what is he has just put one part, क्योंकि हाउ टू अपलोड, जैसे पवन जी ने बोला प्रोडक्ट के नॉलेज क्या होता है पता ही नहीं हाँ होता। सर देखो एक्चुअली अभी हम करेंगे ना, तो ये मेरा एक जैम सजेशन है प्लीज, हम लोगों ने, मैं भी पर्सनली जेम खोल के रखी हूँ, बट वी डोंट एनीथिंग मोर अबाउट दिस। तो आपका ना पूरा एक, अगर आप हाउ टू स्टार्ट विद जेम मैंने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करके, ये तो आप थियोरिटिकल हमें बता दिए, हमें बहुत सारे लोगों को ये थियोरिटिकल चीज पता होगा और कुछ लोगों नहीं है, आप ना एक बिल्कुल। पूरा प्रॉपर। तो संजीव जैसे हमारी बात हुई थी हाँ कि जी। आप एक सेशन वो लोगे जिसमें आप सबसे सामने पोर्टल खुलवा के हाँ हाँ प्रैक्टिकल, जब उनका रजिस्ट्रेशन या तो सामने करा दो, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है एक सेशन उसका, और एक पे जो उनको इश्यूज आ रहे हैं वो सामने 1-on-1 बेसिस पे जितने भी बंदे सेशन में आना चाहते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, एक सेट ऑफ दैट, और उसमें वो साथ के साथ चीजें करते जाएं। हाँ जी। ऐसा कुछ सेशन प्लान कर सकते हैं। एक्चुअली ना वैसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने एक बार ट्राई किया था अपने एक टीममेट से, उसमें चैलेंज क्या आता है कि जब बड़े सारे यूजर्स हम लॉगिन करेंगे, सबके अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी है, तो ऑफलाइन ये बताना बड़ा मुश्किल होता है कि आप कौन सी कैटेगरी में, क्योंकि उसमें अनलिमिटेड कैटेगरीज हैं, और वो पता चलेगा एक प्रोडक्ट को किसी कैटेगरी में डालना चाहते हैं और वो उसके लिए बना ही नहीं है, उसमें अपलोड तो हो जाएगा लेकिन वो अप्रूव नहीं होगा, 3 दिन बाद वो रिजेक्ट होके आ जाएगा, तो वापस फिर मेरे पास आएंगे रिजेक्ट। आई वुड सजेस्ट संजीव जी, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या चैलेंज आएगा कि बहुतों के, आपको ये चैलेंज मेरे को सबसे ज्यादा आता है कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे नहीं होते, किसी का बैंक अकाउंट नंबर नहीं मिलेगा, किसी को अपनी ITR प्रॉपर नहीं पता लास्ट 3 साल की, ठीक है, उनको ये नहीं पता, क्योंकि उसमें ना ITR वैसे फाइल नहीं करनी पड़ती, उसमें बड़ी सारा इसमें सॉरी पहले एक चेकलिस्ट भेजना है। हाँ जी। एक कि आप इनिशियली एक जो आपने इंफॉर्मेशन दी है ना कि इतना काम करके आप रिकनेक्ट करो, ठीक है, अपने अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल्स के साथ रेडी रहो, मैं गाइड करूंगा, उसके हिसाब से आप एज ए होमवर्क यू नीड टू डू दैट। या एग्जैक्टली चेकलिस्ट प्रॉपर होनी चाहिए कि ये चेकलिस्ट आपको कंप्लीट करके तब आना है। आपने लेवल 1 बहुत अच्छा समझाया है, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, क्योंकि मैं 3 महीने पहले रजिस्टर करा था, लेकिन वो 90% में 10% पे रुक जाता था, क्योंकि हमें ITR लिखा था, उसमें कहीं नहीं लिखा था 3 साल का है। हाँ जी लिखा है उसमें, गौतम भी लिखा है, नहीं वो अब प्रॉब्लम और बहुत सारी है इसमें। अब मैंने जब रजिस्टर किया तो GST में और इनकम टैक्स में जो मेरे फर्म का एड्रेस है उसमें एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, तो एड्रेस 1 में एड्रेस 1 और 2 दोनों आ रहे हैं GST में, 2 ब्लैंक है, 3 में आ रहा है, ऐसे इनकम टैक्स में तीनों में आ रहा है, वो मैच ही नहीं हो रहा। अभी मैं GST के हिसाब से डालता हूँ तो वैलिडेट करता है GST के हिसाब से, हाँ जी, मैं पैन के हिसाब से डालता हूँ तो वैलिडेट करता है पैन के हिसाब से। अब दोनों में समस्या है कि दोनों को डालता हूँ, दोनों को डालना जरूरी है, तो दोनों आपस में मैच नहीं होते, मैच नहीं होता है। भगवान जाने वो मैच कैसे होगा। हाँ इस तरह के चैलेंजेस आते हैं सर, बड़े चैलेंजेस आएंगे। एड्रेस ऑनलाइन उठाना है हम सब, और अगर आपका पैन नंबर जो है वो मैच नहीं करेगा, उसके साथ चैलेंज आ जाएगा, वो अपग्रेड नहीं हो, क्योंकि साइट डाउन होती है। वो इशू तो नहीं आया, एड्रेस का इशू अभी भी है। हाँ हाँ एड्रेस सेम है, सिर्फ ये फर्क है कि लाइन 1 और लाइन 2 मर्ज की हुई है GST में हमने। बिल्कुल संजीव भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन पैन के मेरा अंदर भी वो है। 3 अलग अलग लाइन है बस। जी प्रवीण जी बताइए।
मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि 3-4 साल पहले हमने इसमें रजिस्टर किया था हाँ जी। और इस पे कोई काम नहीं कर पाए थे। हाँ तो जी। आज जब मैं कर रहा हूँ तो आपने बोला था कि एक यूनिक जीमेल आईडी बना लो, एक अलग सी, कि जैसे 100-150 ईमेल आती कोई भी है। आईडी मतलब ऑफिशियल आईडी भी हाँ, बना लो, लेकिन वो हाँ। आपकी रेगुलर यूज होने वाली ना हो। यस यस हाँ यस जी। यस, क्योंकि वो सिर्फ जैम के पोर्टल पे थी, किसी को भी नहीं दी थी। अब प्रॉब्लम ये है कि वही याद नहीं है कि जीमेल आईडी कौन सी है। क्या इसको कोई रिसेट करने का ऑप्शन है? अब मैं अगर नहीं बना रहा हूँ ना, तो हाँ, उसमें पैन कार्ड नंबर जो मैं डालता हूँ तो उसमें आता है ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ये बड़ी प्रॉब्लम चल ऑलरेडी रही है मेरी रजिस्टर्ड है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है सर। आपको वो ईमेल आईडी बता देंगे, आपको हेल्पलाइन पे कॉल करना है जैम की, वो आपको ईमेल आईडी बता देंगे उससे। ओके, फाइन फाइन। हाँ, उनके हेल्पलाइन पे ईमेल कर सकते हो आप, जवाब तुरंत आता है उनका। एक आपने फीडबैक फॉर्म बनाया है संजीव? नहीं, मैं फीडबैक फॉर्म नहीं बनाया। ये मैंने एक्चुअली कल ना मैं ट्रेनिंग जैम की ले रहा था, लेकिन वो बायर्स की ले रहा था, आज सेलर्स की है। अच्छा। तो इसके बाद है एक, मैं शेयर कर दूंगा पोर्टल पे अपने, तो जिन सबकी मेल आईडी से पहुंच जाएंगे। बेसिकली व्हाट आई वांट इज दैट ईच वन शुड से कि उनको क्या चैलेंज आ रहे हैं, वो उसमें लिस्ट कर दें। उसके बेसिस पे जो मेजॉरिटी एक कॉमन बार अटेंड हो जाए, उसके बाद भी किसी के बचते हैं तो वो डेफिनेटली, और वैसे भी किसी को वन ऑन वन करना है तो दैट्स द बेस्ट थिंग। आप लोग एक बार वन ऑन वन कर लो, बट हाउ मेनी विल यू बी एबल टू हैंडल? एंड एक बंदे को फिर आपका 1.5 2 3 घंटे चाहिए होंगे वो सारे सॉल्व करने के लिए। अगर नहीं, इसलिए मैम हमारी प्रॉपर टीम है जो जैम का काम करती है। अच्छा, ठीक है। नहीं, आपने बहुत अच्छा दिया है, बट जो इसके एक्चुअली अगले क्या था कि ये आप मेल बेसिक डालने था। के बाद, हाँ, ये मैंने बेसिक डालने के बाद अब नेक्स्ट लेवल के जो हाउ टू अपलोड, मैं ये प्रोडक्ट्स वगैरह कैसे अपलोड करते हैं वो, इसका मैं ये कर सकता हूँ मैम इंडिविजुअली ना, हर बंदे को, क्योंकि सारे यूजर्स अपना अपना प्रोडक्ट डालेंगे तो सबकी कैटेगरी अलग होगी। मैं ऐसा कर दूंगा कि अपने एक और हम क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज कर लेंगे ट्रेनिंग, उसमें सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें मैं अपने प्रोडक्ट्स अपलोड करके दिखा दूंगा, ताकि सबको एक आइडिया हो जाएगा कैसे प्रोडक्ट्स अपलोड करना और कैसे प्लस उसके बाद वेरी गुड, क्योंकि आपका देख लेंगे तो सब लोग अपना अपना कर लेंगे। प्रोडक्ट लाइन अलग अलग है, क्योंकि हम उनके ना फील्ड्स ढूंढने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट है 5 मिनट में अपलोड हो जाता है, कभी कभी उसी को अपलोड करने में उसकी इतनी सारी स्पेसिफिकेशंस होती हैं कि 20 से 25 मिनट एक प्रोडक्ट को अपलोड करने में लगता है, तो वो मतलब फिजिबल नहीं होता ऑफलाइन इस तरह से ऑनलाइन। तो मैं अपने कर दूंगा, थोड़ा जल्दी जल्दी कर दूंगा, तो लोगों को सबको आइडिया हो जाएगा कि कैसे प्रोडक्ट अपलोड होता है। उसके जो भी चैलेंजेस आएंगे फिर हम उस पर कॉल देंगे। प्लस अगर आपकी सपोर्ट सर्विस है तो किसी को भी अगर जरूरत पड़े तो आपकी सपोर्ट सर्विसेज ले सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? संजीव जी, हेलो सर। हाँ जी सर। सर एक चीज बताएं, जैसे मैं भी ऑलरेडी जैम में रजिस्टर्ड हूँ, मतलब मेरे को टाइम हो गया होगा, मुझे लगता है साल ही हो गया होगा, हाँ, और मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है, और मुझे अपनी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रजिस्टर करके भूल जाते हैं इसलिए सर मैं कह रहा हूँ सर, मेरे को समझ, मैं वही कह रहा हूँ, अब मेरे को इवन यूजर आईडी और वो भी नहीं याद है, तो क्या मैं दोबारा रजिस्टर करूंगा? आपके पास आधार कार्ड आपका होगा सर? बिल्कुल, आधार कार्ड से ही आपने अपना बनाया होगा, क्योंकि अब पैन नंबर है, पहले तो मैंने जीएसटी आधार कार्ड था। अच्छा, मेरे जीएसटी सर्टिफिकेट भी शायद मैंने अपलोड किया है सर, मुझे जहाँ तक याद है, पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं है अभी। ओके, हाँ, तो या तो आप मेरे को अपनी डिटेल्स शेयर कर देना, तो मैं उसको मतलब रीसेट करवा दूंगा। ठीक है सर, ठीक है ना, आधार कार्ड नंबर दे देना और नाम वगैरह और कंपनी नेम, तो मैं बात कर दूंगा। ठीक है सर, फोन नंबर जो आपने कहा था, मतलब अब बेसिक डिटेल एट द टाइम रजिस्ट्रेशन, अगर आपको ध्यान है आपने क्या क्या डाली थी, यूजर आईडी आप भूल गए होगे ना, बाकी तो डॉक्यूमेंट्स तो वही होंगे, वो आप मेरे को शेयर कर देंगे। ठीक है। संजीव जी, विजय बोल रहा हूँ सर। ये जो यूजर आईडी वाला सर बोल रहे हैं ना, तो कस्टमर केयर नंबर में कॉल करके आपको सिर्फ मोबाइल नंबर बताना है, वहां से मिल जाता है। हाँ, आप मोबाइल नंबर बता दो या फिर अपना आधार नंबर बता दो, वो एक्टिवेट कर देंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद फिर मेलबाजी करनी पड़ती है। मैं भी भूल गया था, मैंने कस्टमर केयर नंबर पे कॉल किया था, अपना मोबाइल नंबर बताया था सिर्फ, जो स्टडी होता है, इससे सारी चीजें मिल जाती है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। संजीव जी, बहुत बढ़िया सेशन था ये। थैंक यू सर। It is a nice piece of information and expecting कि subsequent और इसके further आप जो बता रहे हैं, प्रोडक्ट अपलोड करने वाला और डाल देंगे, तो उसमें आपको प्रोडक्ट भी और सर्विस वाला भी सर करेगा हम लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, प्रोडक्ट और सर्विस, एक सर्विस और एक प्रोडक्ट ऐसे करके दे दूंगा दोनों। संजीव जी, मैंने आपको बहुत अच्छा लगा संजीव जी। अभी वेबिनार के बाद थोड़ी देर बाद आपको दोबारा कश दूंगा फोन पे में। श्योर सर, श्योर।
थैंक यू संजीव जी। थैंक यू थैंक यू संजीव जी। Thank you. ओके बाय। चलो थैंक यू संजीव, ग्रेट सेशन। थैंक यू मैम। थैंक यू संजीव जी। थैंक यू मैम। थैंक यू नेहा जी। गिरजा लिख रही है जी। तो मैम इसको कंक्लूड करते हैं। अंकुर जी आप क्लोज कर सकते हैं। Yes, you can end the meeting for all. Sure. Thank you, ma'am. Okay. Okay. Bye bye. Take care. Bye.